हाँ भाई देखो क्या होगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़नी स्टार्ट करते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, ये हाईएस्ट ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम बाद में, जिसको हम विच कैन बी रिड्यूस्ड, रिड्यूसिबल का मतलब है क्या है कि विच कैन बी रिड्यूस्ड इन, किस में रिड्यूस करी जा सकती है, इन डिफरेंट लोअर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जो फर्दर रिड्यूस करी जा सकती है रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट ग्रुप की, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसके कई तरह की होती है, ठीक है, कई बेसिस पर निकाली जा सकती है। बेसिस का मतलब समझ रहे हो कि उनको बेस मानकर मतलब कि रेफरेंस मानकर हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसके हम 7-8 मेथड पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या पढ़ेंगे कि वन कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, नेट, बॉन्ड वेक्टर, ठीक है, बॉन्ड वेक्टर, ऐसे कर करके 8 मेथड पढ़ेंगे हम, जो भी है टेबुलर फॉर्म में लिख दो, 3 4 5 6 7 और 8, आठों के नाम आएंगे आगे 8 में, ठीक है, एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो मेथड है, वन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट मानकर हम निकालेंगे क्या, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो हम यहाँ वन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट क्या है, मतलब एक कोऑर्डिनेट को रेफरेंस मानना है। जैसे C2V पॉइंट ग्रुप की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है मुझे, वन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट, सॉरी रिड्यूसिबल। देखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेंगे हम इससे, कैपिटल गामा से, ठीक है, समझ गए। आओ वन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट है, एक C2B के पॉइंट क्या क्या वो होते हैं एलिमेंट्स, E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो अगर हमें रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो यहाँ पर लिखो पॉइंट ग्रुप, यहाँ पर लिख दो उसके एलिमेंट C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ठीक है, और यहाँ पर देखो X कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो कैपिटल गामा X, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी। X की क्या आएगी, X कोऑर्डिनेट को देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये मानी हुई है मैंने, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। मान लिया कोई मॉलिक्यूल है मेरा H2O, C2P ग्रुप का मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O, सबसे इजी यही है, H1H2, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं x एक्सिस के थ्रू है मेरा मॉलिक्यूल, वन कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो कि एक ही कोऑर्डिनेट मानना है, जैसे पहला x कोऑर्डिनेट के थ्रू मुझे बेसिस सेट निकालना है। अगर मैं E लगाऊंगा तो क्या मेरा x कोऑर्डिनेट क्या रह जाएगा, x ही कोऑर्डिनेट रहेगा। मतलब अगर मैंने x कोऑर्डिनेट पर अगर E लगाया तो वो x कोऑर्डिनेट ही तो मिलेगा। तो यहाँ जहां सेम मिलेगा वहां 1 पुट करेंगे, जहां सेम नहीं मिलेगा वहां -1 पुट करेंगे। जैसे x अगर -x में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, -1 लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं x C2Z लगाऊं तो मेरा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे अगर मैं x पर C2Z लगाऊं तो ऑब्वियसली ये z को छोड़कर बाकी सारे कोऑर्डिनेट बदल देगा, यानी -x में कन्वर्ट कर देगा। तो C2Z मेरे x को -x में कन्वर्ट करता है, यानी -1। अगर मैं x पर सिग्मा XZ लगाऊं तो ये x को x कोऑर्डिनेट कंटेन किया हुआ है, मतलब पॉजिटिव x में ही रहने देगा, तो यानी यहाँ भी +1। अगर मैं x कोऑर्डिनेट पर सिग्मा YZ लगाऊं तो ये x को -x में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि YZ को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, दिस इज -1। तो देखो ये जो है मेरी ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली मैं y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं, ये एक हो गई। दूसरी y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में y पर अगर मैं E लगाऊं तो वो y रहेगा, y पर अगर मैं C2Z लगाऊं तो वो -y बन जाएगा, y पर मैं अगर सिग्मा XZ लगाऊं तो वो -y बन जाएगा, y पर मैं सिग्मा YZ लगाऊं तो वो प्लस का ही y रहेगा। तो इसकी क्या आ जाएगी, 1 -1 -1 एंड 1,
तो यहाँ लिख दो 1 -1 -1 1, ठीक है। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल सकते हैं। z कोऑर्डिनेट के लिए अगर z पर e लगाओगे तो वो z रहेगा, z पर c2z लगाओगे तो भी z रहेगा, z पर सिग्मा xz लगाओगे तो भी z रहेगा, z पर सिग्मा yz लगाओगे वो भी z रहेगा। तो ये है 1 1 1 1, ठीक है। देखो ये तो होगी सिंगल कोऑर्डिनेट के लिए। अगली जब हम पढ़ेंगे 3 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट, अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट के लिए निकालें सिग्मा एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, तो ये सम इसका 3, इसका -1, इसका +1 और इसका भी +1, ठीक है। बेसिकली ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ये भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है पर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की। किसकी? 3 कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ गए ना, ये सिंगल कोऑर्डिनेट की, ये तो मैंने 3 कोऑर्डिनेट की निकाल दी। आगे जब 3 कोऑर्डिनेट की निकालेंगे इसकी तो 3 -1 1 1 ही आएगी, आगे करके देख लेंगे चाहे, ठीक है। देखो दूसरा मेथड क्या है, 1 वेक्टर या 3 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट। यहां 3 कोऑर्डिनेट को बेसिस सेट मानना है तो वही है C2V पॉइंट ग्रुप मान लो, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, और यहाँ क्या है मेरा XYZ, तीनों कोऑर्डिनेट हैं। तो सबसे पहले बात है XYZ पे अगर मैं E लगाऊंगा तो ये XYZ ही बचेगा, XYZ पे अगर मैं C2Z लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा X -Y और Z। XYZ पर अगर मैं क्या लगाऊंगा, सुनो देखो, XYZ पर क्या मैं लगाऊंगा, सिग्मा XZ लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा X -Y और प्लस का Z। और XYZ पर अगर मैंने क्या लगा दिया, सिग्मा YZ लगा दिया तो -X Y और Z। तो देखो 1 + 1 + 1 इसका 3 और -1 + 1, तो इससे यहाँ से कितना आ गया -1, यहाँ से +1 आ जाएगा और यहाँ से +1। तो ये देखो 3 मतलब बेसिकली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 -1 + 1 + 1, ये हो गया 3 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट। ये 1 वेक्टर का मतलब भी तो वही है कि एक वेक्टर कोई भी मान लो, एक वेक्टर ही तो था। जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करा था मैंने x z y को, और यहाँ p पॉइंट दिया था जिसके कोऑर्डिनेट x y z थे और ये थी, तो ये OP वेक्टर तो था। तो 1 वेक्टर मतलब OP वेक्टर एज द बेसिस सेट, या 3 कोऑर्डिनेट मतलब x y z कोऑर्डिनेट ऑफ p के, इसको बेसिस सेट माना है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया, निकाल दिया है। ठीक, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सेम बस यही रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई, यही तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है C2V पॉइंट ग्रुप की, ठीक है। सिमिलरली हम किसी और पॉइंट ग्रुप की भी निकाल सकते हैं, C3V की भी 3 कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। पर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको ज्यादा इसमें एग्जांपल दे देंगे। थर्ड, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट, ठीक है। चलो फिर से अपना वही फेमस ले लें। C2V में क्या है, C2Z E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है। देखो अब सबसे पहले अगर मैंने मान ली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू PX ऑर्बिटल, तो देखो अगर मैं एक्सेस बनाऊं, ये x एक्सेस, z एक्सेस, ये y एक्सेस और ये मेरी -x एक्सेस होगी, तो p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से पड़ा होता है, सॉरी इक्वल होना चाहिए, इधर पॉजिटिव लोब इधर नेगेटिव लोब, कुछ p ऑर्बिटल ऐसे x एक्सेस पे पड़ा होगा, ठीक है। तो e से तो कोई लोब के इनके साइन में चेंज आना नहीं, तो e तो सेम ही रहना है, तो +1 ही होना है, e तो सेम ही रहना है +1। C2Z अगर मैं लगाऊंगा, C2Z लगाऊंगा तो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। C2Z लगाने पर px ऑर्बिटल में, ये अगर मैं px ऑर्बिटल पर C2Z लगाऊंगा तो इसके लोब्स के साइन चेंज हो जाएंगे ना, इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे -1 मिल जाएगा। साइन देखने हैं लोब के की शिफ्ट होगा या नहीं। सिग्मा XZ लगाऊंगा, सिग्मा XZ लगाऊंगा तो x कंटेन कर लिया, तो मतलब इस प्लेन से लगेंगे तो कुछ साइन चेंज नहीं होंगे। YZ लगाऊंगा तो ऑब्वियसली x वाले साइन रिवर्स हो जाएंगे -1,
px के लिए आ गया। pz के लिए बात करूं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, e लगाऊंगा तो कोई चेंज नहीं, c2z लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं, सिग्मा xz लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं, yz लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि सब z को कंटेन करेंगे, सब pz ऑर्बिटल को कंटेन कर कर बैठे होंगे, सब pz ऑर्बिटल को कंटेन कर कर बैठे होंगे। ठीक है, प्लस माइनस c2z लगा लो, चाहे e लगा लो, चाहे सिग्मा xz लगा लो, चाहे सिग्मा yz लगा लो, ये p और z ऑर्बिटल पर कोई चेंज नहीं आएगा। p y की क्या आएगी आप बता देना, यहाँ -1 रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस आओ d ऑर्बिटल में देख लेते हैं, d xy ऑर्बिटल की देख लेते हैं। d xy ऑर्बिटल देखो कैसा होगा, x z और y, तो dxy ऑर्बिटल कहीं ना कहीं xy प्लेन में पड़ा होता है, आपको पता ही है। किस में पड़ा होता है? xy प्लेन में पड़ा होता है, सॉरी -y -x, dxy ड्रॉ करता हूं, देखो ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे कर लो। एक्स वाई ऑर्बिटल के तो बीच में होती है लोब्स की। ठीक है, आओ देखो अब देखते हैं कौन कौन सी चेंज होगी। क्या ई लगाने पर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या C2Z लगाने पर चेंज आएगा? ऑब्वियसली एक्स वाई ऑर्बिटल में सब चेंज हो जाएगा। C2 लगाए नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। C2 लगाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये वाला ये 1 2 है तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे? पॉजिटिव 2 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव 1 इधर आ जाएगा। ये -1 हो और -2 मान लिया तो -2 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पर चेंज कोई नहीं होगा, 1 सिमिलर होगा। ठीक है, सिग्मा एक्स जेड लगाएं तो बाई साइड वाली जो लोब हैं, ठीक है, उनके सिग्नल चेंज हो जाएंगे, दैट इज -1 देगा, और YZ लगाने पर भी -1 देगा। ठीक है, सिमिलरली XY आ गया, सिमिलरली YZ हो गया। YZ में देखो ये 1 देगा, ये -1 देगा, और YZ में ये -1 देगा, YZ वाला +1 देगा। ये होगी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को कंटेन करना है, सिर्फ 1 एटॉमिक ऑर्बिटल को ही लेना है एज द बेसिस सेट। यहां होगी हमारी 3 और देखते हैं। n एटॉमिक ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट। फोर्थ वन इज हमारी n एटॉमिक ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट। देखो ये बहुत काम की चीज है कि n एटॉमिक ऑर्बिटल को बेसिस सेट मान के चलना है। तो देखो इसमें क्या है, इससे पहले मैं तुम्हें ये पढ़ा देता हूँ, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट। ठीक है, ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो तुम 4th नंबर पर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम का जब मैं बताऊंगा ना, देखो 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट पहले पढ़ लो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो इसमें 9×9 की मैट्रिक्स बनती है, पर हमको उसका मैट्रिक्स से कोई मतलब नहीं, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट क्या है। जैसे मैंने H2O मॉलिक्यूल लिया, यार ये क्या ही हो रहा है, यहाँ आ जाओ, H2O मॉलिक्यूल लिया तो देखो इस H के भी अपनी अलग एक्सिस हो, इस O की भी अलग अपनी एक्सिस हो, और इस वाले H की भी अपनी अलग एक्सिस हो। मतलब इसको 3 मान लो, इसको 1, तो इसको देखो इसकी x1 z1 y1, x2 y2 z2, x3 z3 y3, तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट, ये अलग 9 कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। इसमें कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम? 9 कोऑर्डिनेट, मतलब हर एक का अपना अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और एक्सिस रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, x ऊपर z एक्सिस, नीचे y एक्सिस। इसको बोलते हैं 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट। मतलब n इज द नंबर ऑफ एटम, n इज द नंबर ऑफ एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उन सब की हर एक की x y z एक्सिस अलग हैं, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल कितने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन जाएंगे? 3n। जैसे H2O में कितने n की वैल्यू कितनी है? 3, तो
9 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ये 9 कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। 9 कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ सकते हो तुम, 9 कोऑर्डिनेट सिस्टम, और 9 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 9x9 की मैट्रिक्स बनेगी, जैसे अभी तक 3x3 की बनती थी। ठीक है, एक आध तक दिखा दूंगा। जैसे 9x9 की ई की मैट्रिक्स पता किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 0 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 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो देखो यहाँ जो ई का करेक्टर आएगा ना, करेक्टर ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू 9 आएगा। तो अभी जब हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे ना, ठीक है, तो करेक्टर ऑफ ई जो आएगा वो 9 आने वाला है इस वाले 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेट में। ठीक है, इसी तरीके से मतलब जैसे इस ई की बनी ऐसी C2 की 9x9 की मैट्रिक्स बनेगी, तो वो कोई फायदा नहीं है। C2x की बुक में मिल जाएगी, आपको देख लेना, पर कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एज द बेसिस सेट। सबसे पहले तो वही ले लेते हैं अपना H2O मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा है, C2V पॉइंट ग्रुप है, E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। देखो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल समझाने वाला हूं मैं, सबके 3 कोऑर्डिनेट हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो अब यहां 2 चीज देखते हैं हम। देखते हैं सबसे पहली चीज देखते हैं कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कि कितने एटम हमारा ऑपरेशन लगाने पर अनशिफ्ट हो रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, ये है थिंग नंबर 1। दूसरी चीज देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर एटम। एक एटम कंट्रीब्यूशन पर एटम, एक एटम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है मॉलिक्यूल में, जिसको हम करेक्टर ऑफ एलिमेंट भी बोल देंगे, करेक्टर ऑफ एलिमेंट भी बोल देंगे। ठीक है, और ये दोनों निकाल के जो हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो 1 into 2 हो जाएगी। मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो करके आएगा, ये 1 वाली रो का 2 का, उसको हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोल देंगे। जैसे ई अगर मैं नहीं लगाता तो कितने एटम मेरे अनशिफ्ट होते हैं H2O के अंदर। तो देखो अगर मैं ई लगाऊंगा तो कितने एटम अनशिफ्टेड होंगे। मतलब देखो तीनों में से कोई सा भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ई लगाने का मतलब डूइंग नथिंग, कोई भी अनशिफ्ट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, अनशिफ्टेड रहेंगे तीनों। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हो गए, 3। अगर मैं जब C2Z लगाऊंगा तो वो O से पास होती हुई जाएगी। C2Z आपको पता ही है सबको। अब C2Z जब O से पास होती जाएगी तो वो O को तो नहीं शिफ्ट करेगी ना, O से पास हो रही तो कैसे शिफ्ट करेगी, H1 को H2 में रिप्लेस कर देगी, मतलब दोनों H को शिफ्ट करेगी। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने बचे, 1। एक एटम है जो शिफ्ट नहीं हुआ C2 लगाने पर। सिग्मा XZ लगाता हूं मैं इसमें। सिग्मा XZ वो प्लेन है जिसमें मेरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। सिग्मा XZ मेरा वो प्लेन है जिसमें मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं सिग्मा XZ कौन सा प्लेन है जिसमें मॉलिक्यूल है मेरा। कोई लाइट कलर नहीं क्या, हाँ ये रहा। देखो ये जो प्लेन है जो इसको कंटेन किया हुआ है, मॉलिक्यूल को कंटेन किया हुआ है, वो प्लेन है मेरा सिग्मा XZ। और सिग्मा YZ कौन सा प्लेन है मेरा, सिग्मा YZ ये वाला प्लेन है जो O से पास हो रहा है, लोन पेयर को कंटेन किया हुआ है, जिसने लोन पेयर को कंटेन किया हुआ हो, ये दैट इज सिग्मा YZ। तो देखो सिग्मा XZ लगाने पर जो मेरे शिफ्ट होंगे एटम वो मेरे अनशिफ्टेड रहेंगे, मतलब कोई सा भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में H1O और H2 पड़े हैं उसमें ही लगाना है सिग्मा। तो कोई भी एटम अनशिफ्ट कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होगा, सारे के सारे एटम अनशिफ्ट रहेंगे। जब मैं YZ लगाऊंगा, सिग्मा YZ लगाऊंगा, तो मेरे कौन कौन से O को छोड़कर H1 H2 दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब H1O H2, और जब यहां से प्लेन लगेगा तो ये H2 यहां जाएगा, O यहां रह जाएगा, H1 यहां रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिग्मा YZ लगाने पर O अनशिफ्ट रहा है तो एक अनशिफ्टेड एटम है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर एटम मतलब करेक्टर ऑफ एलिमेंट। E का करेक्टर कितना होता है, 3। C2 का करेक्टर -1, सिग्मा
यहाँ का 1 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ की -1, यहाँ की 3 और यहाँ की 1। तो देखो 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज द बेसिस सेट के लिए H2O की जो यानी C2 की जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो है 9 -1 3 1। ठीक है, क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन? 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की H2O के लिए दैट इज 9 -1 3 1। देखो मैंने बताया था 9 आएगा, ओवरऑल करेक्टर उसका 9 आएगा। ये 3n कोऑर्डिनेट में लेना है, करेक्टर ऑफ एलिमेंट किस में लेना है? 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, कभी 9 में ले लो, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का करेक्टर लेना है। आगे बात समझे। पहला एग्जाम्पल और सीख लेते हैं, तो टेंशन लो। दूसरा एग्जाम्पल सीख लो, दूसरा मॉलिक्यूल लो तुम, ट्रांस N2F2। अब देखो सबसे पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से पूछता है कि ट्रांस N2F2 की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताओ क्या बनेगी। देखो ट्रांस N2F2 का सबसे पहले तो क्या देखना है आपको? पॉइंट ग्रुप देखना है। अब ये भी नहीं सीखा तो क्या सीखा, क्योंकि फिर ग्रुप थ्योरी कैसे चलेगी आगे, क्योंकि ये तो सबसे पहले सिखाया है। तो F N डबल बॉन्ड N और F, ये ट्रांस N2F2 था। इसका जो पॉइंट ग्रुप था यहां से इसमें परपेंडिकुलर C2 थी। ठीक है, C2 थी परपेंडिकुलर प्लेन से, परपेंडिकुलर प्लेन से C2 थी। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप था वो क्या था? C2H पॉइंट ग्रुप था। तो C2H के क्या क्या एलिमेंट होते हैं देखो, आ जाओ C2H के एलिमेंट देख लो। C2H में क्या है? E सबसे पहले तो लिखेंगे, देन C2 होगा इसके अंदर एक, फिर इसके अंदर एक सिग्मा H होगा और इसके अंदर एक H2 मतलब I होगा, ये होगा। तो यहाँ क्या देखना है? सबसे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, NUA का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। दूसरा कंट्रीब्यूशन पर एटम, CPA मतलब कंट्रीब्यूशन पर एटम, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एज 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो मतलब टोटल एटम इसमें 4 हैं। ठीक है, ये समझो। तो ये 12 का सिस्टम है, 12 का सिस्टम है, तो करेक्टर इसका 12 आना चाहिए क्योंकि 4 एटम है टोटल। तो 3n में करेक्टर कितना होता है? E का, दैट इज 3, तो 4 के 12 करेक्टर आएगा इसका ओवरऑल। E का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ 12 आने वाला है किसी भी तरीके से। ये देखो एक समझो, सबसे पहले देखो E में कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे? E लगाएंगे तो चारों एटम अनशिफ्ट रहेंगे। C2 लगाएंगे तो कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे? C2 परपेंडिकुलर है तो वो भी इसके बीच से पास हो रही है, मतलब कोई भी एटम क्या अनशिफ्टेड नहीं रहेगा, तो 0 एटम अनशिफ्टेड। सिग्मा H लगाएंगे, सिग्मा H वो प्लेन है जो मॉलिक्यूल को कंटेन किया हुआ है, मतलब सारे के सारे एटम क्या रहेंगे? अनशिफ्टेड, यानी 4 के 4 एटम अनशिफ्ट। I लगाऊंगा तो I में कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे? भाई I का मतलब क्या होता है? ये वाला N इससे रिप्लेस हो गया, ये वाला F इससे रिप्लेस हो गया, तो ये 0। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 0। कंट्रीब्यूशन पर एटम इसका 3, C2 का कितना होता है? -1, सिग्मा H का 1 होता है, I का -3 होता है। तो ये 12 आ गया, ये 0 से 0 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 - 0। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी आएगी? 12 0 4 0 किसकी? ट्रांस N2F2 की। ठीक है, देखो इसका शायद थोड़ा सा कोई यूज नहीं है और इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, पेन चेंज करके। हाँ, Cis N2F2, Cis N2F2, तो N डबल बॉन्ड N F और F, और देखो यहाँ 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही चल रहा है। इसका पॉइंट ग्रुप आपको याद होगा, दैट इज क्या होता है? C2V। प्लीज बहुत मार खाओगे अगर नहीं पता तो। C2V होता है, C2V E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ठीक है, समझ में आ गया? यही तो होता है C2V पॉइंट ग्रुप होता है इसका। ठीक है, तो देखो समझते हैं इस चीज को कैसे कि भैया नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम NUA और कंट्रीब्यूशन पर एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम E में 4 के 4, C2Z लगा दिया। C2Z इसमें कहां से है? इसमें C2Z यहां से है। ठीक है, यहां से है C2Z। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने? 1 0, कोई भी एटम सारे एटम शिफ्ट होंगे, कोई भी अनशिफ्ट नहीं रहेगा। सिग्मा XZ जब लगाऊंगा, सिग्मा XZ देखो 2 प्लेन है इसमें क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक तो प्लेन XZ वो प्लेन जब मेरा मॉलिक्यूल को कंटेन किया हुआ है, तो रुक जाओ वही शिट बैक। हाँ, 2 प्लेन है। एक तो ये प्लेन जो मॉलिक्यूल को कंटेन कर रखा है, दैट इज सिग्मा XZ प्लेन, और दूसरा प्लेन है इसमें ये प्लेन, यहां से
ये है सिग्मा वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब समझो दोनों को, इस चीज को समझो। तो जब एक्स जेड प्लेन में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे, चारों के चारों आएंगे, क्योंकि प्लेन ने चारों एटम कंटेन कर रखे हैं। वाई जेड में कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सारे एटम को शिफ्ट कर देगा, ये एनएफ को रिफ्लेक्शन दे देगा ना, शिफ्ट कर देगा। कंट्रीब्यूशन पर एटम वही है 3 -1 1 -3, मल्टीप्लाई करके जब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 12 0 4 0। सेम आई ना, देखो सिस ये बाई चांस है, ठीक है। ट्रांस N2F2 और सिस N2F2 की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। VF3 की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 3 4, फोर्थ एग्जांपल मान लो, ठीक है। BF3 की, BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपको सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए, जिसको भी नहीं पता। प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, D3H होता है इसका पॉइंट ग्रुप। अब D3H में एलिमेंट्स ही बहुत सारे होते हैं, वो पहले एलिमेंट ही लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो वो एलिमेंट क्या क्या होते हैं, E सबसे पहले तो, C3 3C2। देखो N इज क्या है, N मेरा है ओड, तो N ओड होने की वजह से सारे के सारे C3 C2 एक ही टाइप के हैं, 3C2 सॉरी 3C2, ठीक है। ये देखो EC3 3C2 सिग्मा H 3 सिग्मा V और इसके बाद क्या है मेरा S3, ये हो गया, ठीक है। अब देखो वही नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम और कंट्रीब्यूशन पर एटम, मतलब करेक्टर इनका। S3 का करेक्टर कितना आएगा आपको बताइए, S3 का करेक्टर -2 होता है। हाँ यार, तो चलो E लगाएंगे तो कितने, इसमें पहले तो पता है ना कौन कौन सा प्लेन कहाँ कहाँ से है, सब पता है, बता चुका हूँ। E लगाएंगे तो 4 एटम अनशिफ्ट रहेंगे। C3 लगाऊंगा, परपेंडिकुलर C3 है तो B को छोड़कर सारे एटम शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक एटम अनशिफ्ट। C2 लगाऊंगा तो जिस साइड के थ्रू C2 लगाऊंगा मतलब 2 एटम अनशिफ्ट रहेंगे, बाकी 2 शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 अनशिफ्ट रहेंगे। सिग्मा H लगाऊंगा तो चारों के चारों अनशिफ्ट रहेंगे। 3 सिग्मा बी लगाऊंगा तो 2 एटम अनशिफ्ट रहेंगे। S3 लगाऊंगा, देखो S3 का इंपॉर्टेंट है, S3 लगाऊंगा तो कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे, दैट इज ओनली 1। वो कौन सा होगा, वो होगा मेरा B, क्योंकि B के थ्रू C3 पास हो रही है तो ये तीनों शिफ्ट हो जाएंगे। और जब मैं प्लेन लगाऊंगा परपेंडिकुलर तो चारों के चारों अनशिफ्ट रहेंगे, तो मतलब B अनशिफ्ट रह जाएगा। देखो कैसे, समझ लो, V F F F, सबसे पहले C3 लगाया तो B अपनी जगह पे ही है, C3 लगाया, B अपनी जगह पे ही है, F 1 2 3, तो इस तरीके से देख लो कि तीनों F शिफ्ट होंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ऐसा समझ लो। और इसके बाद सिग्मा H लगाऊंगा तो ये सारे के सारे सेम पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि सिग्मा H चारों को कंटेन करेगा। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये S3 है, तो ओवरऑल B अनशिफ्ट रह गया, तो V इज द वन अनशिफ्टेड एटम, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन पर एटम 0 होता है, इसका -1 होता है, इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका -2 होता है। करेक्टर S3 का करेक्टर -2 होता है। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 4 × 12 0 -2 4 2 -2, ये बन गई, अगर कहीं BF3 की पूछ ले आपसे तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं PTCl4 की। PTCl4 पांचवा एग्जाम्पल होगा। PTCl4 का आपको पॉइंट ग्रुप पता ही है, D4H होगा, D4H में E होगा, C4 होगा, देखो D4H में C4 होगा और एक C4-2 होगा, जो मतलब C2 बनाएगा, ये वाला, इसकी भी तो अलग क्लास थी, मैंने जब क्लास बताया था। और इसके बाद क्या होगा, 2C2 जो होंगी वो एक टाइप की होंगी और 2C2 अलग टाइप की होंगी, मतलब ये C2 1 और ये C2 इस तरीके, सॉरी डबल डैश कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें सिग्मा इसके बाद इसमें होगा सिग्मा H होगा, 2 सिग्मा V एक टाइप के होंगे और 2 सिग्मा V डबल डैश एक टाइप के होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें S4 होता है और S2 होता है, ओके बॉस। X4 का आपको पता है क्या करेक्टर क्या होता है, S3 का तो क्या होता है -2, तो S4 का कितना होता है -3, सॉरी -1, S3 का है। S2 का देखो करेक्टर, सॉरी
S2 का करेक्टर -3, S3 का -2, S4 का -1। ठीक है, ये याद होगा, कंफ्यूज नहीं होना। आ जाओ, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ही निकालना है, कंट्रीब्यूशन तो आपको करेक्टर बताइए। ई लगाने पर कोई सा भी 5 एटम है इसमें, PT, Cl, 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 Cl। ई लगाने पर कोई भी अनशिफ्ट, सारे के सारे अनशिफ्ट रहेंगे, 5 के 5 एटम। ठीक है, C4 लगाऊंगा, परपेंडिकुलर C4 है इसमें, परपेंडिकुलर C4 है। ठीक है, तो हमारे PT को छोड़कर सारे एटम शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक अनशिफ्ट एटम रहेगा। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है, शिफ्ट वाले नहीं, अनशिफ्ट। ई कितने अनशिफ्टेड एटम है, ई लगाएंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल में 5। C4 लगाएंगे, देखो C4 क्या है, परपेंडिकुलर C4 है, तो PT को छोड़कर चारों एटम शिफ्ट होंगे, यानी अनशिफ्टेड एटम एक रहेगा। अब C4 की साइड से ही C2 है, मतलब ये C4 2 वाली C2 है, तो ये भी यहीं से लगेगी, तो PT को ही अनशिफ्ट करेगी, बाकी चारों को शिफ्ट कर देगी। C21, देखो C21 वो C2 है जो किससे पास हो रही है, मेरी 3 एटम से, लाइक दिस इज C21 या C2 डैश, तो ये 3 एटम को अनशिफ्ट छोड़ेगी, बाकी सबको शिफ्ट कर देगी। C2 डबल डैश वो C2 है जो सिर्फ PT से पास हो रही है। ठीक है, तो ये एक एटम को अनशिफ्ट करेगी, बाकी सबको शिफ्ट कर देगी। सिग्मा H पांचों को अनशिफ्ट करेगा, बाकी सबको शिफ्ट कर देगा। सिग्मा V1 वो सिग्मा है जो सिर्फ ये लाइक सिग्मा V1 या डैश, सिग्मा V डैश वो सिग्मा है जो सिर्फ PT से पास हो रहा है, तो मतलब ये एक को छोड़ेगा, ये 3 से पास होने वाला है। S4 लगेगी तो सिर्फ PT अनशिफ्ट रहेगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। S2 दैट इज इन्वर्जन सेंटर, यानी सिर्फ PT अनशिफ्ट रहेगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर एटम आपको पता ही है क्या आएगा इसका, 3। C4 का क्या होता है करेक्टर, C2 का -1, C3 का 0, C4 का 1। ठीक है, C2 का बेसिकली ये C2 का -1, C2 का -1, -1, 1, 1, S4 का कितना है -1, S2 का कितना है -3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 3 15, 1 -1 -3 -1 5 1 3 -1 -3। देखो ये आगे क्या 15 1 -1 -3 -1 5 1 3 -1 -3। दिस इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन से पॉइंट ग्रुप है, D4H पॉइंट ग्रुप, यानी PTCl4 की। ठीक है, और देख लेते हैं टेट्राहेड्रल की, देख लेते हैं यानी CH4 पॉइंट ग्रुप की देख लेते हैं। मींस जो भी एग्जांपल है दैट इज टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। अब टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप का आपको पता ही है कितनी क्लास होती है, कितने ऑर्डर कितना होता है इसका, 24। क्लास कितनी होती है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या क्या होते हैं, E4C3, ठीक है, और 3C2, इसके बाद 2S4 और 6 सिग्मा D, ये सब होते हैं मेरे टेट्राहेड्रल में। एक मिनट यार, ये पैर में लग गया, सॉरी माइक की बाहर है। क्या E4C3 3C2 3S4 और 6 सिग्मा D। CH4 मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल, तो आपको पता ही है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कुछ CH4 है, तो बस आ जाओ। C ये रखा, टेट्राहेड्रल इसमें बताऊं, एक H ये है, एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक H ये रहा, ये रहा टेट्राहेड्रल CH4 बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें E लगेगा तो 5 एटम है, 5 के 5 अनशिफ्टेड, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम और कंट्रीब्यूशन पर एटम।
ना 5 के 5 अनशिफ्टेड। जब C3 लगाएंगे, हर C3 एक H की साइड से, आपको यही पता होगा, तो ये C और H को छोड़कर बाकी सबको शिफ्ट कर देगी, मतलब 3 एटम शिफ्ट करेगी और 2 अनशिफ्ट रहेंगे। सेम C2 का आपको पता है, C2 कहां से है, यहां से C2 होती है, इसमें कहां से C2 होती है, यहां से C2 होती है, तो C2 बस C को छोड़कर बाकी सबको शिफ्ट कर देगी। तो C2 जो होती है उसमें बस मेरा C शिफ्ट नहीं होगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। S4 आपको पता है, जहां से C2 है वहां से ही S4 होगी, ये C2 है और प्लस यहां इसके बिल्कुल मिड में क्या लगा देंगे हम, प्लेन लगा देंगे, ठीक है। तो ये C को छोड़कर ये भी सारे सबको शिफ्ट कर देगी। सिग्मा D की बात करूं, सिग्मा D मेरा क्या है, कहां से है, CH, जहां से देखो ये जो इसके डायगोनल्स को मिला लो, ये मेरा क्या होता है, सिग्मा D, दिस इज माई सिग्मा D, ठीक है। दूसरा भी सिग्मा D ऐसे ही होता है इसके मिड्स। तो सिग्मा D CHC को HCH को शिफ्ट नहीं करेगा, यानी 3 को अनशिफ्ट रख देगा, बाकी सबको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसके कंट्रीब्यूशन पर एटम E का 3, C3 का 0, C2 का -1, S4 का अभी बताया था, S4 का कितना आता है, दैट इज S4 का -1, सिग्मा D का 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 का 0, सॉरी 15 0 -1 -1 3 दिया जाएगा, 15 0 -1 -1 3, ठीक है, टेट्राहेड्रल का।